That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन दिल्ली पहुंची, गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री मोदी ने 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमित शाह ने किया सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ। अशोक गहलोत ने कहा, ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के खुलासे के बाद भी राज्य सरकार की चुप्पी चिंताजनक। बालिका दिवस पर बेटियों को दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शनिवार को राजकीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं और 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे। दोनों नेता 27 जनवरी को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत को अंतिम रूप देने की मजबूत संभावना है। ये समझौता यूरोपीय कारों और वाइन पर टैरिफ कम करने और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और केमिकल के लिए बड़े बाजार खोलने का रास्ता साफ कर सकता है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने वाला कदम होगा। आईसीसी ने T20 विश्व कप से बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया है। उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की पुष्टि की गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 3 हफ्तों से अधिक समय तक भारत में मैच नहीं खेलने पर अड़ियल रुख अपनाया था। उसमें सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन में खतरे को कम से मध्यम बताते हुए भारत में ही मैच अनिवार्य किए। आईसीसी बोर्ड की वोटिंग में 2 के मुकाबले 14 वोट के बहुमत से भारत में मैच कराने का फैसला हुआ। बांग्लादेश की जिद के कारण उसे ग्रुप सी से हटा दिया गया, जहां अब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली के साथ खेलेगा। ये विवाद आईपीएल नीलामी के बाद हुआ, जब मुस्तफिजुर रहमान की टीम में शामिल होने पर भारत में विरोध हुआ और बीसीसीआई ने उन्हें रिलीज किया। इससे राजनीतिक तनाव बढ़ा और बांग्लादेश ने बहिष्कार की धमकी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से अधिक नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सभी को सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प है। ये रोजगार मेला युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया और कहा कि इसकी विस्तृत योजना तैयार की गई है ताकि उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगार से भरपूर हो और युवा अपने ही प्रदेश में नौकरी पा सकें। लखनऊ में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखा था, लेकिन अब विकास की नई गति आई है। 62 लाख गरीबों को घर मिले और पूरा देश जिस क्षण का इंतजार कर रहा था, आज अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर भी पूरा हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने न्यायपालिका में हस्तक्षेप और जजों के ट्रांसफर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने जज ट्रांसफर को एक मॉडल करार देते हुए कहा कि गुजरात में डीजी वंजारा, माया कोडनानी और बाबू बजरंगी जैसे लोगों को जज बदलकर बीजेपी को राहत मिली है। खेड़ा ने अमित शाह को मोटा भाई कहते हुए तंज किया कि मोटा भाई का केस किसी जज के पास होता है तो जज की मॉर्निंग वॉक बंद होती है, उसका ट्रांसफर कहीं और करवा दिया जाता है। इसका किसी को पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब वकील समुदाय ने लोकतंत्र और न्याय को बचाने के लिए मुहिम शुरू की है तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है। मोटा भाई तो जज की ट्रांसफर कहीं और ही कर देते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोटा भाई का केस अगर किसी जज की अदालत में हो तो जज की मॉर्निंग वॉक बंद। वो किस गेस्ट हाउस में कहां रह रहा है, वहां क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, तो वो ट्रांसफर कहीं और हो जाती है। तो ये जो मॉडल है, ये लोकतंत्र के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कितना घातक है, ये आपके सामने है। और मैं बहुत प्रसन्नता से कह रहा हूं कि वकील समुदाय, आजादी के आंदोलन में भी वकील समुदाय ने बहुत अग्रणी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गिरोह के खुलासे के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया था, जिसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। उन्होंने आरपीएससी सदस्यों को भी जेल भेजने का उदाहरण दिया और कहा कि कभी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि कार्रवाई की। पूर्व सीएम ने सवाल उठाया कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में हुई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं घोषित कर रही? क्या वो युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार का संकल्प हमेशा बेटियों को समर्थ और सशक्त बनाने का रहा। गहलोत ने कांग्रेस सरकार के प्रमुख फैसलों का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 500 छात्राओं वाले विद्यालयों को राजकीय कन्या महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया, जिससे बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह आसान हुई। उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण कर बेटियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को मिशन का रूप दिया गया। साथ ही डिजिटल इंडिया के युग में बेटियों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराया गया। कांग्रेस पार्टी ने केरल में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया। दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, जिसमें केरल प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ, विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश, रमेश चेन्नीथला और एमएम हसन शामिल थे। बैठक में उम्मीदवारों का चयन, सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा और सामाजिक संगठनों से संबंध मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कोझिकोड में साहित्य महोत्सव में होने के कारण शशि थरूर बैठक में शामिल नहीं हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ बातें सामने आई हैं, लेकिन उन पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है। जो भी कहना है वे पार्टी के अंदर कहेंगे। നേരത്തെ അറിയിച്ചു ഞാൻ വരുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വാക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് വരാനും പോകാനും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥിതി ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പുമായിട്ട് പാർലമെന്റിലെ എല്ലാ വിധത്തിലും പങ്കെടുക്കും. പാർട്ടിയെ ആ സമയത്ത് കാണാൻ നേതൃത്വത്തിന്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ പറയണം, അല്ലാതെ മാധ്യമക്കാരുടെ മുമ്പിലല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में कोई कमी नहीं छूटेगी, ऐसा वादा किया गया था, लेकिन हकीकत इससे उलट है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उपचुनाव में वोट लूटे गए थे और अब एसआईआर के जरिए भी साजिश रची जा रही है। एक ही नाम से 2-2 वोट बन रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज किसी राजनीतिक दल को नहीं दी जा रही। उन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बीएलओ की जान तक चली गई। अखिलेश ने चुनाव आयोग से मांग की कि वो पारदर्शिता बरते, उनका सहयोग करे और मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों को ठीक करे। और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं, लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं। ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल अभी, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के
और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।